इस पर्टिकुलर बुक की बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो बुक का नाम है फाइनेंशियल सेनानिगन्स। अभी ये बुक जो है ना वो एक फोरेंसिक एनालिसिस के लिए काम आती है कि लेट्स से अगर आप किसी स्टॉक में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप उसके जो अकाउंटिंग है वो अगर आपको डीपली जानने हैं समझने हैं या तो आपको जानना है कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना इन लोगों ने, तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस बुक के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम जितना हो सके हमसे उतना हमने यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और आप हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी इसको शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जो बुक है ना वो बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हो तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर आप डायरेक्टली अपने आप मतलब स्टॉक्स को पिक करते हो तो ये बुक जो है वो आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जैसे एक कोट बुक के अंदर दिया है कि व्हाट हैज बीन विल बी अगेन, व्हाट हैज बीन डन विल बी डन अगेन। जैसे यहाँ पे लिखा है किंग सोलोमन ने ये चीज बताया था। अभी इसका मतलब क्या है कि जो चीज पास्ट में हुई है वो फ्यूचर में भी होगी। मतलब कि पास्ट में भी बहुत सारे स्कैम्स फ्रॉड्स हुए हैं और यही चीज वापस से अभी भी हो रही होगी और फ्यूचर में भी ये चीज वापस से होगी। तो इसीलिए आपको मतलब पास्ट में कैसे कैसे लोगों ने, प्रमोटर्स ने, कंपनीज ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया है अपने स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, तो यही चीज फ्यूचर में भी होगी। आज भी कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी में भी ये चीज हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहले हम इंट्रो के बारे में समझे कि बुक के अंदर जो इंट्रो एक दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर इंपॉर्टेंट होती है, तो आइए पहले तो वो जानते हैं। तो यहाँ पे बुक का जो एक सेक्शन दिया है ना तो वो है कि जहाँ पे 4 मेजर पार्ट्स में ये जो बुक है वो डिवाइड यहाँ पे की गई है कि अर्निंग का मैनिपुलेशन किस किस तरह पे हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि ईएम मतलब अर्निंग मैनिपुलेशन, अभी ये चीज जो है वो पर्टिकुलरली है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। फिर दूसरा है सीएफए मतलब कैश फ्लो मैनिपुलेशन, मतलब कैश फ्लो जो स्टेटमेंट आता है तो वहां पे भी मैनिपुलेशन हो सकता है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर तीसरा है कि की मैट्रिक्स मैनिपुलेशन, मतलब हर सेक्टर के अंदर कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर मैट्रिक्स होते हैं कि जहां पे वो एक ज्यादा मायने देते हैं, तो वहां पे भी वो कैसे मैनिपुलेशन होता है वो भी हम जानेंगे। फिर है एक्विजिशन अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, तो ये एक चीज जो है वो भी यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो ये 4 मेजर सेक्शंस के अंदर पूरी बुक जो है वो डिवाइडेड है। तो यहाँ पे पार्ट 1 में मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम पहला मतलब जो अर्निंग मैनिपुलेशन है वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बाकी के 2 पार्ट्स में बाकी के जो 3 यहाँ पे सेक्शन हम देख रहे हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो उसके बाद अगर हम देखें कि भाई हमें 3 ऐसे स्टेटमेंट्स की क्यों जरूरत है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हो गया, फिर बैलेंस शीट हो गया और तीसरा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें ऐसे 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स की क्यों जरूरत है। तो यहाँ पे बुक के अंदर जो ऑथर है उन्होंने ये बताया है कि अगर आपके पास लेट से अगर ये 3 स्टेटमेंट है ना तो अगर कोई प्रमोटर अगर कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ी करता है एक जगह पे तो उसके साइंस जो है ना वो दूसरी जगह पे दूसरे किसी स्टेटमेंट के अंदर आपको दिखने लगेंगे। तो इसकी वजह से मतलब अगर आपने तीनों 3 स्टेटमेंट का अगर अच्छे से किसी कंपनी का अगर स्टडी किया है और अगर आपको कोई भी तरह का साइन नहीं दिखा है तो उसका मतलब है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अच्छी तरह से अपना जो अकाउंटिंग वगैरह है वो किया है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और इसी की वजह से अगर आप तीनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना जानते हो तो अगर लेट से किसी भी कंपनी में अगर कुछ चैलेंजेस है, कुछ फ्रॉड या पोटेंशियल फ्रॉड्स है तो आप उसको पहले से ही पकड़ पाओगे और आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे और उसमें आपसे आपके पास से जो लॉस होगा वहां से आप बच पाओगे। तो इसीलिए आपको ये 3 स्टेटमेंट जो है वो पढ़ना आना चाहिए। फिर यहाँ पे ऐसा बुक के अंदर उन्होंने ये भी बोला है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट है वो इतना जल्दी उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को किया जाता है। बट यहाँ पे ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि ये चीज जो है वो गलत है कि जहाँ पे कैश फ्लो को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसी की वजह से आपको ये जो ट्रिक्स वगैरह है ना जो बुक के अंदर दी है जिसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे वो आपको अच्छे से जानना समझना जरूरी है। फिर उन्होंने बोला है कि जब भी कोई भी मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट अगर बड़ी बड़ी बातें करता है अपने स्टॉक को लेके या तो अपने कुछ लेट से अर्निंग पोटेंशियल को लेके तो वहां पे आपको कॉशियस होना है। इसका मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है
उसको अपना स्टॉक भगाने के लिए वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे। वो ऐसा बोलेंगे कि हम 20% CAGR जनरेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, पता नहीं क्या क्या वो बिग रिमार्क्स बनाते हैं। एक कॉन कॉल जो मैं पढ़ रहा था वहां पे, तो वो ऐसा बोल रहे थे कि हमारा तो चंद्रगुप्त मौर्य काल कुछ वो पता नहीं वो क्या क्या चीजें वो बोल रहे थे। तो अगर ऐसे अगर बड़े बड़े रिमार्क्स अगर कोई कंपनी का प्रमोटर अगर कर रहा है ना, तो आपको वहां पे कॉशियस होना है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर उन्होंने बोला है कि जब भी आप किसी भी कंपनी को स्टडी कर रहे हो, तो वहां पे जो पर्टिकुलरली जो बोर्ड मेंबर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी क्वालिफिकेशंस को भी आपको चेक करना चाहिए। अभी बहुत बार बहुत ऐसी कंपनी में और खास करके स्मॉल कैप कंपनी में ये चीज़ आपको जानने को मिलेगी कि जहाँ पे लेट्स से कंपनी एक केमिकल सेक्टर के अंदर है, और जबकि उसके जो बोर्ड मेंबर्स है उसमें से मेजोरिटी जो बोर्ड मेंबर्स है ना, वो उनका किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होगा केमिकल इंडस्ट्री से। तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम में मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड मेंबर का रोल क्या होता है। तो इसीलिए आपको जो बोर्ड मेंबर के जो क्वालिफिकेशंस है वो भी देखना चाहिए। और ये दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनका डायरेक्टली कोई इन्फ्लुएंस या तो कोई रिलेशनशिप जो है ना, वो कंपनी के जो प्रमोटर है उसके साथ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो उनके जो व्यूज है वो बायस्ड हो जाते हैं। तो ये एक चीज जो है वो पर्टिकुलरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्वालिफिकेशन के लिए आपको जानना जरूरी है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो बोर्ड की एक एबिलिटी होती है, कोई भी तरह का डिसीजन अगर कंपनी के अंदर मेजर डिसीजन है तो उसको वो चैलेंज कर सके, व्यू कर सके, अपना ओपिनियन रख सके पब्लिकली। तो यहाँ पे अगर बोर्ड अगर कैपेबल ही नहीं है, मतलब अगर लेट्स से बोर्ड या तो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है प्रमोटर से, तो ऐसे केसेस में जो शेयर होल्डर है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, उनको दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि आरपीटी, आरपीटी मतलब है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। आरपीटी हम बहुत बार इस बुक के अंदर, इस वीडियो के अंदर भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है केस ऑफ सत्यम एंड मेहतास। अभी सत्यम जो है ना वो एक आईटी कंपनी थी, वो हमें भी पता है, और मेटास करके कंपनी थी जो सत्यम के जो फाउंडर थे उनके सन्स जो थे उनके द्वारा ये कंपनी जो थी वो रन होती थी, मेटास करके। अभी मेटास जो है ना वो एक प्रॉपर्टी मतलब रियल एस्टेट काइंड ऑफ सेक्टर में वो काम करती थी। अभी सत्यम के शेयर होल्डर को मतलब उनको कन्विंस करना था कि सत्यम जो है वो मेटास को परचेस कर ले बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइस पे उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो बोर्ड थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, भले ही वो रिलेटेड नहीं थे, बोर्ड बहुत ही अच्छा था उस टाइम पे भी सत्यम कंप्यूटर्स का, बट फिर भी वो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को वो रोक नहीं पाए, क्योंकि उनको लगता था कि जो सत्यम के जो प्रमोटर है वो एक विजनरी है, तो उसके उनके डिसीजन को हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोर्ड को लिटरली लगने लगा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सत्यम और मेटास का जो फाइनली जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन था वो हो गया था, जो नहीं होना चाहिए था। और बाद में हमें भी पता है कि सत्यम का क्या हुआ था, मतलब बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सत्यम के अंदर हुआ था। फिर है कि जहाँ पे लेट्स से अगर किसी भी तरह का इन अप्रोप्रिएट कंपेंसेशन अगर मैनेजमेंट को या तो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी को अगर दिया जाता है, तो वो बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव साइन है, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी प्रॉफिट जितना कमा रही है उससे मतलब लेट्स से 50 उसका 50-60% तो शायद प्रोबेबली सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट को या तो सीनियर एग्जीक्यूटिव को इन द टर्म्स ऑफ कंपेंसेशन जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अगेन जहाँ पे कुछ लॉस है कि जहाँ पे जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा कंपेंसेशन नहीं ले सकते हैं, बट फिर भी ये लोग ऐसे है ना कि जहाँ पे अकाउंटिंग में भी कितने सारे ग्रे एरियाज रहते हैं कि जहाँ पे वो कुछ ना कुछ लूप होल फाउंड करके अपना जो पैसा है वो बना लेते हैं, बट वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए अच्छा नहीं है। फिर अगर नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर बहुत अच्छी चीज़ें अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में दिख रही है ना, तो ये एक अच्छी साइन नहीं है। मतलब ऐसी कोई भी कंपनी नहीं हो सकती कि जो एकदम परफेक्ट हो। हम परफेक्ट वर्ल्ड में या तो आइडियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे। कोई भी कंपनी ले लो, लेट्स से अगर आप एप्पल भी ले लेते हो तो उसके भी फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कुछ चैलेंजेस हो ही सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए अगर टू मच ऑफ अ गुड थिंग है वहां पे, देन इट कुड बी अ बैड थिंग ऑल्सो। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि ऑडिटर्स रहते हैं, तो ऑडिटर्स का काम क्या है? पहले तो ऑडिटर्स करते क्या है कि जो लेट से कोई भी कंपनी है तो उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे हमने डिस्कस किया कि 3 उनके स्टेटमेंट जो मेजर रहते हैं, तो वहाँ पे वो कंप्लीटली उनकी जो अकाउंटिंग की बुक्स वगैरह है वो उनको चेक करते हैं और फाइनली वो उनका अप्रूवल देते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें सही है या तो सही नहीं है। फिर यहाँ पे जो ऑथर है उनका क्या कहना है? उन्होंने ये बोला है कि लॉन्ग एंड क्लोज रिलेशनशिप्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑडिटर है
और वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ अगर वो काम कर रहा है, बट बहुत सालों से, मतलब जैसे 15-20 सालों से कंटिन्यूअसली एक ही ऑडिटर है, एक ही कंपनी के साथ वो लगा हुआ है, ऐसे में क्या होता है ना कि एक बायसनेस आ जाता है, और वहां पे फेमिलियरिटी भी आ जाती है। मतलब प्रमोटर जो है वो उसके ऑडिटर को भी जानता है, ऑडिटर जो है वो उनको प्रमोटर को भी जानता है। ऑडिटर के लिए प्रमोटर जो है वो एक क्लाइंट है कि जहां से उनको रेवेन्यू आता है, और प्रमोटर के लिए क्या है कि अगर कोई फेमिलियर ऑडिटर है तो वहां पे अगर कुछ अगर प्लस माइनस भी अगर करना पड़े तो हो सकता है। बट ये सारी चीजें कब होती है कि जब क्लोज रिलेशनशिप हो, लॉन्ग टाइम के लिए हो। तो इसीलिए आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि अगर ऑडिटर बहुत ही लंबे टाइम से किसी एक पर्टिकुलर प्रमोटर के साथ काम कर रहे हैं, देन आपको उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको थोड़े पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही आपको हमेशा लेना चाहिए। फिर क्या है कि यहाँ पे जैसे बुक के अंदर ऑथर ने भी बोला है और हमने भी ये चीज़ जो है वो बहुत बार हाईलाइट की है कि आईपीओ आने से पहले किसी भी कंपनी के जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट होते हैं कि जहाँ पे स्क्रूटिनी होती है, तो वो बहुत ही कम होती है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आप ही बोल सकते हो। तो ऐसे टाइम पे क्या है ना कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लीवे रहता है कि वहाँ पे वो जैसे चाहे वैसे अपना प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन, जो उसको जैसा दिखाना है वैसा वो दिखा सकता है। तो इसीलिए आपको आईपीओ में कोई भी कंपनी अगर अपना स्टेटमेंट वगैरह लेके आती है तो वहां पे आपको क्लोजली और आराम से ही वो चीज जो है वो देखनी चाहिए। तो ये था एक इंट्रो बुक का, जो अभी हम फ्यूचर में इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो अभी अगर हम स्टार्ट करें तो पहला सेक्शन था अर्निंग मैनिपुलेशन, कि जहाँ पे 7 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जो चेंजेस हो सकते हैं, फ्रॉड्स हो सकते हैं, वो यहाँ पे दिए हैं। तो जैसे ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ऑल 7 ऑफ देम वी आर गोइंग टू डिस्कस। और बाकी के जो है वो कैश फ्लो, फिर अकाउंटिंग, एक्विजिशन, तो वो सारी चीजें हम पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर कवर करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कैसे कैसे प्रॉब्लम या तो फ्रॉड्स हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आई होप कि वीडियो अभी मतलब जैसे जैसे हमने डिस्कस किया है आपको कुछ इंटरेस्ट जाग रहा होगा और चीज़ों के बारे में जानने के लिए। और जहाँ पे ऐसी ऐसी ट्रिक्स हमने डिस्कस की है कि जो आप जानोगे तो आप शॉक हो जाओगे। मतलब मैंने भी पहली बार ये सारी चीज़ें जानी है, समझी है। तो आइए स्टार्ट करें। तो पहले सबसे पहला अगर कोई फ्रॉड अगर या सेनानीगंज जिसको अगर हम बोलते हैं, तो अगर वो हो सकता है तो वो क्या है कि रिकॉर्डिंग रेवेन्यू टू सून। मतलब कि अभी रेवेन्यू आया भी नहीं है और उसके पहले ही हमने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया और उसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए हमने वो पब्लिश भी कर दिया। तो अभी वो कैसे कैसे हो सकता है, उसकी क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक बूमरेंग ट्रांजेक्शन होता है। अभी इसका मतलब क्या है कि लेट से अगर आप एक एफएमसीजी कंपनी हो, तो वहां पे आपने अपने सप्लायर को बोला कि आप मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, ठीक है। आपने वो प्रोडक्ट उनसे ले ली, बट उसके बदले में आप उसको और कुछ देते हो, मतलब पैसे की जगह पे आप कुछ और वहां पे कोई और ट्रांजेक्शन करते हो। तो यहाँ पे हो गया बूमरेंग। या तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि लेट्स से कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, एक्स कंपनी जो है वो वाई से कुछ परचेस करती है और वाई कंपनी जो है वो एक्स से कुछ परचेस करती है। तो ऐसे ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि दोनों तरह से ऑब्लिगेशन रहता है कि यहाँ से मैं परचेस भी करूंगा, सेल भी करूंगा, वहां से भी वो परचेस करेगा और वो सेल भी करेगा। तो यहाँ दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होता है। बट एक्चुअली में ये जो चीज़ है वो अच्छी नहीं है। मतलब अगर लेट से अगर आपने किसी वेंडर से माल अगर खरीदा है, किसी सप्लायर से लेट से अगर आपने माल अगर खरीदा है, तो उसके बदले में आपको, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी उससे या तो उसको आपसे कुछ लेने की जरूरत हो। तो ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी तरह का ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये बूमरैंग ट्रांजेक्शन जो है ना वो नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है कि कैलेंडर गेम्स। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, वैसे तो हमें पता है कि हमारा जो महीना होता है वो या तो 30 डेज या तो 31 डेज या तो 28 डेज या तो 29 डेज का हो सकता है। बट 32 डेज का तो कोई भी मंथ नहीं होता है। बट यहाँ पे जब कंपनी के टारगेट्स मीट नहीं होते हैं तो ऐसे टाइम पे बहुत बार क्या होता है ना कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं या कंपनी के जो मैनेजमेंट है, सीनियर एग्जीक्यूटिव, वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि चलो इस मंथ को है ना 35 डेज का कर दो, ताकि हमारा और रेवेन्यू जो है वो आ जाए और हम इसको अच्छी तरह से दिखा सके। तो ये कैलेंडर गेम्स भी यहाँ पे लोग खेलते हैं। सोचो, ऐसा तो मैंने पर्सनली सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी लोग करते होंगे। फिर दूसरा क्या है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर ही कुछ ऐसा चेंज कर दिया कि जहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो था
उसको ही कंप्लीटली उसका जो पॉलिसी है उसको आपने चेंज कर दिया ताकि आप जो रेवेन्यू है उसको थोड़ा जल्दी से उसको रिकॉर्ड कर सको। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से किसी कस्टमर ने आपसे कुछ प्रोडक्ट जो है वो आपसे ऑर्डर करी। अभी आपने क्या किया कि ने जैसे ही उस प्रोडक्ट को शिप कर दिया, तुरंत ही आपने वहां पे उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर दिया, ना कि डिलीवरी के ऊपर। तो ये एक चीज भी हमें बहुत ही केयरफुली देखनी चाहिए। मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी है ना, वो हमेशा ही आपको पढ़नी चाहिए जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो दूसरा है कि जहां पे कंपनीज अपनी रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज में कुछ भी चेंज करती है तो वहां पे भी दिक्कत आ सकती है, और ये एक काइंड ऑफ रेड फ्लैग भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक, इसी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया था कि जहां पे कोई एक कंपनी थी कि जो एक गिफ्ट कार्ड वगैरह सेल करती थी। इनिशियली क्या था ना कि वहां पे वो 60 मंथ का पीरियड रहता था कि अगर लेट्स से 60 मंथ तक अगर वो जो गिफ्ट कार्ड है अगर वो यूज नहीं हुआ है तो जितना भी बैलेंस बचा है उसको वो रेवेन्यू में कंसीडर कर लेते थे। बट फिर क्या हुआ कि थोड़ा टफ टाइम आया, कंपटीशन आ गई मार्केट में, तो उनके गिफ्ट कार्ड इतने जल्दी बिक नहीं रहे थे उस टाइम पे। तो वहां पे कंपनी के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी को चेंज कर दिया। मतलब 60 मंथ का जो एक पीरियड था उसको उन्होंने कट कर दिया और ऑन गोइंग बेसिस पे उसको लेके गए। इसका मतलब क्या होता है कि डे वन से ही अगर आपने कुछ भी कार्ड, लेट से आपने जो भी गिफ्ट कार्ड लिया था अगर वो यूज नहीं हुआ तो जितना भी पेमेंट बैलेंस उसके अंदर बचा था वो सारा का सारा वो रेवेन्यू में वो कैलकुलेट करने लगे। तो ये जो है ना वो एक काइंड ऑफ रेड फ्लैग है। और दूसरा है कि पीओसी मतलब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स से कोई रियल एस्टेट कंपनी है तो अभी ऐसा पॉसिबल है कि पेमेंट जो है वो एडवांस में आ चुका है बहुत सारे फ्लैट्स का, बट यहाँ पे आप सारा का सारा रेवेन्यू जो है वो उसको कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो लेट्स से हाउस है, उसका जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है वो भी 100% रेडी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का एक अकाउंटिंग पॉलिसी होता है कि लेट्स से अगर आपका 10% या तो 20% जितना अगर लेट्स से आपका काम कंप्लीट हुआ है तो उतना ही रेवेन्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे अकाउंटिंग कहता है। फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है कि जो अजम्पशंस रहते हैं और एस्टिमेट्स रहते हैं, तो अगर वहां पे प्रमोटर जो है वो कुछ चेंजेस करता है तो वहां पे दिक्कत आ सकता है, और ये अगेन एक काइंड ऑफ रेड फ्लैग है। तो ये सारा का सारा जो गेम है ना वो अजम्पशंस एंड एस्टिमेट के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर अग्रेसिव अजम्पशंस लिए हैं तो अकाउंटिंग जो है वो अग्रेसिव होगा, आपका रेवेन्यू जो है वो जल्दी ज्यादा ही रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। हमेशा ही मैनेजमेंट को एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके ही चलना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमेशा ही लेट्स से अगर कोई अपफ्रंट रिकॉग्निशन हो जाता है किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का तो वहां पे भी हमें एक रेड फ्लैग जैसा ही हमें यहाँ पे मिलता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कोई कंपनी है जो कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस के अंदर है, तो अभी लेट्स से उसने कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो अपने कस्टमर को उन्होंने बेच दिया। लेट्स से उस कस्टमर ने उसको जो पेमेंट किया था वो था 10 ईयर का, बट 10 ईयर खत्म होने से पहले या तो जैसे ही पेमेंट उन्होंने रिसीव किया तुरंत ही उन्होंने सारा का सारा जो रेवेन्यू आया था वो सारा का सारा उन्होंने अगर रिकॉर्ड कर लिया तो अगेन ये जो है वो एक रेड फ्लैग है। मतलब लेट्स से अगर 10 ईयर तक का अगर कॉन्ट्रैक्ट था और अगर आपने पहले ही साल में जितना भी रेवेन्यू आया था, लेट्स से कस्टमर ने सारा का सारा पेमेंट उन्होंने अपफ्रंट कर दिया था और आपने सारा रेवेन्यू उसको पहले ही टाइम में दे दिया, तो ये एक रेड फ्लैग है। मतलब जैसे एक साल हुआ तो उसका 10% रेवेन्यू आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, ऐसा जनरली होना चाहिए। बट अगर कोई बंदा अगर अग्रेसिवली रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो ऐसी चीजें करेगा। फिर है कि अभी तो बायर ने एक्सेप्टेंस भी नहीं दिया है कि हाँ ये फाइनल चीजें हैं, उसके पहले ही अगर आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया तो अगेन ये जो है वो एक अग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी मानी जाएगी। फिर इसके अंदर भी कुछ कुछ अलग अलग सेक्शंस है। फॉर एग्जांपल एक है कि बिल एंड होल्ड ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे कस्टमर ने ऑर्डर दिया कंपनी को, अभी कंपनी क्या करेगी, कंपनी वो प्रोडक्ट जो है वो तुरंत ही उसको शिप कर देगी। अभी पॉसिबल है कि जहाँ पे कस्टमर ने अभी तक अपना जो फाइनल जिसको बोले ना एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, भले ही उन्होंने ऑर्डर दे दिया है बट यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर जो है वो शिप भी कर दिया है। पॉसिबल ये भी है कि वो ऑर्डर जो है वो किसी इंटरमीडियरी को भी पहले मिलेगा और फिर वहां से वो फाइनल ऑर्डर जो है वो कस्टमर के पास जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है। बट बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि जैसे ही वो कंपनी का माल अपने गोडाउन से निकला, वेयर हाउस से निकला, तुरंत ही उसको वो रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लेते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। फिर दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि जिस कस्टमर को माल पहुंचाना था
उसको नहीं पहुंचाया, उसकी जगह पे किसी थर्ड पार्टी को वहां पे उन्होंने माल भेजा। अभी ऐसा कब होता है कि जब कस्टमर ने ऑर्डर किया भी नहीं है, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है, बट सिर्फ और सिर्फ अपने ऑडिटर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये ऑर्डर है और हमने ये ऑर्डर शिप भी कर दिया है। बहुत सारी कंपनीज ऐसा भी करती है कि माल जो है वो अपने गोडाउन से लेके अपने ही वेयर हाउस पे कहीं और पे वो शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा भी पॉसिबल होता है, जैसे बुक के अंदर हमें केस स्टडीज भी दिया है। फिर है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि भले ही यहाँ पे जो सेलर है उसने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दिया है, उन्होंने शिप भी कर दिया है, बट बायर को हमेशा ही एक राइट रहता है कि जहाँ पे वो ऐसा बोल सकता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ भी मंगवाया है, तो आप जब जब तक वो घर पर नहीं आता है, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब तक आपके पास एक राइट रहता है कि ये चीज़ अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ऐसी तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। बट अगर उसके पहले ही अगर कोई कंपनी, जो कंपनी ने जो माल भेजा था, अगर वो कंपनी उसको रेवेन्यू में कंसीडर कर ले, तो ये एक अग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाएगी। फिर बहुत बार क्या होता है ना कि कंपनी जो है ना वो इनकरेक्ट या तो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को दे देते हैं। फिर लेट्स से आपने एक चीज़ मंगवाई थी, बट उसकी जगह पे आपने उसको दूसरी चीज़ दे दी इंटेंशनली, ऐसा नहीं कि अनइंटेंशनली, इंटेंशनली आपने उसको दूसरी चीज दे दी। अभी ऐसे केस में क्या होगा कि वो जो बायर है वो जो इनकरेक्ट प्रोडक्ट उसने रिसीव करी है वो आपको वापस भेजेगा, और वापस से आप जो उसने एक्चुअली में जो उसने प्रोडक्ट मंगवाई है आप उसको वापस से वो शिप करोगे। तो ऐसे केसेस में क्या होगा ना कि आपका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा दिखेगा, और ऐसा केस स्टडीज भी है बुक के अंदर। मैं ट्राई करूंगा कि जितनी भी केस स्टडीज है उसको शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वो डालने जाता तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए। फिर दूसरा क्या है कि अग्रीड डेट से पहले ही वो प्रोडक्ट आपने शिप कर दी, मतलब कि अभी कस्टमर ने बोला है कि मुझे इस क्वार्टर के एंड में ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे यहाँ पे चाहिए, बट आपको जल्दी थी, तो आपने क्या किया कि उसके पहले ही आपने वहां से अपना जो प्रोडक्ट है वो वहां से शिप कर दिया, वहां पे डिलीवर भी करवा दिया। तो ये अगेन एक अच्छी चीज नहीं है, अगेन ये एक रेड फ्लैग है। और जैसे तीसरा ऑप्शन दिया है कि बिफोर द राइट टू रिटर्न, मतलब अभी जैसे हमने ऊपर के वाले पॉइंट में लिखा है कि सेलर जब तक उसको, अपना जो बायर है जब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए उसको। बट यहाँ पे ऐसा भी होता है कि बिफोर द राइट टू रिटर्न बहुत सारे सेलर जो है ना रेवेन्यू जो है उसको रिकॉर्ड कर लेते। तो ये एक चीज अच्छी बात नहीं है, सारा रेड फ्लैग्स है। फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे बायर के पास प्रॉपर ऑथोरिटी ही नहीं है पेमेंट करने के लिए। कैसे? लेट्स से कोई एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक इंस्टीट्यूशन है, लेट्स से एनजीओ है, तो वहां पे उसने कुछ लेट्स से स्टेशनरी प्रोडक्ट मंगवाई है किसी से बल्क में। अभी जो माल है वो आपके वहां पहुंच चुका है, ठीक है, बट अभी जिस बंदे ने भी वहां से ऑर्डर किया था उसके पास फंड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको फंड के लिए आपका जो पेमेंट करना है उसके लिए किसी डोनेशन की जरूरत है, मतलब कोई डोनर अगर वहां पे डोनेट करेगा तब जाके आपको वो पेमेंट मिलेगा। तो ऐसे केसेस में भी मतलब जो सेलर है उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब तक उसके पास प्रॉपर फंड नहीं है तब तक हमें ये रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। बट लेट से अगर कोई करता है तो ये एक रेड फ्लैग है। दूसरा भी यहाँ पे क्या एक अगेन एंगल क्या है कि हमें ये चीज याद रखने की जब भी कि लेट से अगर कोई सेलर है वो अपने कस्टमर्स को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है तो ये एक अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे हम एनबीएफसी बैंक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेट से कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो कोई एफएमसीजी कंपनी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कस्टमर को अगर कोई पैसे दे रहा है, कोई कंपनी सेलर जो है वो अपने कस्टमर को पैसे दे रहा है, फाइनेंसिंग कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एक रेड फ्लैग है। और तीसरा है कि जहाँ पे एक्सटेंडेड पेमेंट टर्म्स, मतलब जैसे बहुत सारी कंपनीज अपने बायर्स को ऐसा बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, आप हमें 3 महीने में 4 महीने में पैसा दे देना। तो अगर एक्सटेंडेड पेमेंट टर्म्स है ना तो वहां पे भी हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पर्टिकुलर इंडस्ट्री, लेट्स से अगर हम पेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइम सेगमेंट रहता है कि चलो इतना 1 महीना 2 महीना जितना रहता होगा कि उतने टाइम में डीलर को अपना जो बायर है उससे आपको पैसा जो है वो देना है। बट अगर कोई लेट से कोई ऐसी कंपनी आती है, कोई नई कंपनी आती है
और वो एक्सटेंडेड पेमेंट टर्म्स देती है कि जैसे आप 6 महीने के बाद हमें पेमेंट करना, आप हमारा माल रखो, तो ये अच्छा साइन नहीं है, ये एक रेड फ्लैग है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको या तो ट्रेड रिसीवेबल या तो वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीज़ों में आपको नज़र आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ भी हमें हमेशा ही ध्यान में रखनी है। तो ये था नंबर 1। ऐसे अभी हमें और 6 अलग अलग पार्ट्स देखने हैं। फिर है नंबर 2 कि जहाँ पे है रिकॉर्डिंग बोगस रेवेन्यू, मतलब कोई ऐसा ओरिजिनल रेवेन्यू है ही नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है कि ऐसे ट्रांजेक्शन से वो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं कि जिसका किसी भी तरह का इकोनॉमिक सब्सटेंस है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल पार्किंग ट्रांजेक्शन। अभी लेट्स से कोई कंपनी है जो B2B सेगमेंट में काम करती है, तो ऐसे टाइम पे लेट्स से अगर कोई नेगोशिएशन चल रहा है कस्टमर के साथ, पोटेंशियल कस्टमर के साथ एक नेगोशिएशन चल रहा है और पॉसिबली वो नेगोशिएशन एक फाइनल स्टेज की तरफ पहुंच गया है, मतलब ऑलमोस्ट डील जो है ना वो क्लोज होने को है, बट अभी क्लोज हुई नहीं है, पेमेंट आया नहीं है, किसी भी तरह का फाइनलाइजेशन अभी हुआ नहीं है। बट एक कंपनी जिसका केस स्टडी बुक के अंदर दिया है, उसने क्या किया कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि जितनी भी डील्स फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है ना, उसको आप रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लो। सोचो अभी तो कुछ भी कोई माल बिका भी नहीं है, ना पैसा आया है, कुछ भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही आपने क्या किया कि उस ट्रांजेक्शन को रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लिया। तो ये एक रेड फ्लैग है, ये हमें ध्यान में रखना है। फिर दूसरा क्या है, जैसे हमने ये चीज थोड़ा पहले भी इसको हिंट आपको दिया था कि शिपिंग प्रोडक्ट्स टू ओन वेयर हाउस। बहुत बार क्या होता है कि अब ऑडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को फूल करने के लिए कंपनी अपने ही प्रोडक्ट्स जो है ना वो किसी और कंपनी का ही वेयर हाउस है, वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो शिप करा देती है, पीओ बीओ सब बना देती है और अपने ऑडिटर्स को वो दिखाएगी कि हमने इतना माल जो है वो बेच दिया है। तो ये भी एक रेड फ्लैग है। फिर तीसरा क्या है, बार्टर ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी। इसमें क्या होता है, बार्टर मतलब कि यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। लेट्स से बार्टर, जैसे हमें पहले भी बताया कि बहुत सालों पहले बार्टर ट्रांजेक्शन होता था कि जहाँ पे लेट्स से अगर आपके पास टोमेटो है, आपको पोटैटो परचेस करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टोमेटो देना है, आप वहां से वो पोटैटो आपको देगा। इन अ सिमिलर वे एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ भी बार्टर ट्रांजेक्शन के अंदर जा सकती है। और अगर आपको ऐसी कहीं भी ऐसी कंपनी मिले, रिलेटेड पार्टी और नॉट रिलेटेड पार्टी, आपको समझ लेना है कि इस कंपनी से आपको दूर रहना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि जहां पे आपको ऐसे ट्रांजेक्शन से रेवेन्यू आता है कि जहां पे प्रॉपर स्क्रूटिनी होती भी नहीं है। ये क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मतलब या तो अपने जॉइंट वेंचर हो सकते हैं, होल्डिंग कंपनी हो सकती है, कंपनी के प्रमोटर्स हो सकते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है। फिर है सेल्स टू अफिलिएटेड पार्टी, मतलब कंपनी की ही कोई अफिलिएटेड पार्टी या तो कोई कंपनी है, तो उसी के साथ अगर बहुत सारा सेल्स हो रहा है, लेट्स से जॉइंट वेंचर हो, पेरेंट कंपनी हो या तो होल्डिंग कंपनी हो, अगर ऐसे एंटिटीज के साथ अगर बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसको अगर रेवेन्यू के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आपको कॉशियस होना है यहाँ पे। फिर क्या है कि ऑन रिसीव्स फ्रॉम नॉन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन है कि जहां से किसी भी तरह का रेवेन्यू नहीं आ रहा है, फिर भी कंपनी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ दी वेज कौन सा है कि जहां पे एक कस्टमर है, एक वेंडर है। अभी जनरली क्या होता है ना कि पैसा जो है वो कस्टमर से वेंडर के पास जाता है, क्योंकि कस्टमर ने कुछ माल अपने वेंडर से परचेस किया है। बट अगर ऐसा हुआ कि वेंडर के पास से अगर कस्टमर के पास अगर पैसा जा रहा है, मतलब उल्टा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपको एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना है। फिर तीसरा या तो चौथा पॉइंट जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन बट एट इन्फ्लेटेड अमाउंट्स। अभी ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो 100 रुपीज का सेल्स होना था उसको आप 1000 रुपीज का बना के बेचोगे, भले ही सेम प्रोडक्ट सेम क्वांटिटी ही आप उसको बेचोगे, बट फिर भी एट इन्फ्लेटेड अमाउंट, ताकि आपका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा दिखे। और यहाँ पे भी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि यूजिंग इन अप्रोप्रिएट मेथड्स टू रिकॉर्ड रेवेन्यू इन केस ऑफ एनरॉन। अभी एनरॉन एक टाइम पे एक एक रीजनेबल एनर्जी कंपनी थी, बट धीरे धीरे उसने क्या किया कि अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको थोड़ा चेंज किया और वो ट्रेडिंग की तरफ चले गए, ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज। तो यहाँ पे इनिशियली क्या हुआ कि मतलब जो कंपनी का जो सेल्स था वो एक लेट से एक्स अमाउंट से लेकर 10x हो गया सिर्फ 5 सालों में, जबकि कंपनी का जो प्रॉफिट था, जो बॉटम लाइन था, वो सिर्फ और सिर्फ डबल हुआ था, मतलब सेल्स 10x हो गया, प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 2x हुआ 5 सालों में।
तो यहाँ पे यही चीज़ जो है वो हमें देखना है कि सिर्फ और सिर्फ अगर लेट्स से रेवेन्यू बढ़ता है बट अगर उसके बॉटम लाइन में, उसके कैश फ्लो में कोई भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है या तो बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये हमें ध्यान में रखना है। फिर आते हैं नंबर 3 के ऊपर, इनकम को बूस्ट कैसे किया जाए वन टाइम एक्टिविटी से। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हमें अगर हम हमारे इंडियन कंपनीज के भी अगर हम P&L स्टेटमेंट देखते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अदर इनकम का एक पार्ट होता है, और वो अदर इनकम में भी हम देखें तो एक अदर इनकम नॉर्मल और अदर इनकम एक्सेप्शनल करके आता है। तो अगर कोई वन टाइम है तो वो एक्सेप्शनल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे अभी कौन कौन से रास्ते हैं? पहले तो क्या है कि टर्निंग द सेल ऑफ एन एसेट इनटू रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम। यहाँ पे रिकरिंग का स्पेलिंग गलत है। तो इसका मतलब क्या है, लेट से अगर कंपनी के पास कुछ ऐसा प्लांट था कि जिसकी अब उसको ज़रूरत नहीं थी, तो उसने वो प्लांट उठा के जो कंपनी थी उसको बेच दिया। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इंटेल और मार्वल वाला एक केस था, जब इंटेल ने अपना कुछ पर्टिकुलर प्लांट था या ऐसा कुछ था कि जो उसने मार्वल को बेचा, तो मार्वल से उन्होंने पहले कुछ 50-60% जो पेमेंट था वो उन्होंने ले लिया कि जो उसको वन टाइम एक्टिविटीज के अंदर वो वहां पे दिखाएंगे, बट बाकी का जो 40% जितना जो पेमेंट था वो उन्होंने क्या बोला कि आप ऐसा करो कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो आप धीरे धीरे परचेस करते रहना, ताकि अभी क्या हो गया कि वो 40% पैसा जो है ना वो डायरेक्टली रेवेन्यू मतलब टॉप लाइन के अंदर वो कन्वर्ट होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो जो चीज़ आपको अदर इनकम एक्सेप्शनल में जाना चाहिए था वो एक्चुअली में अभी टॉप लाइन में जा रहा है। तो ये एक रेड फ्लैग है, ये अभी हमें ध्यान में रखना है। और जैसे आप देख सकते हो कि इंटेल जैसी कंपनी, जो ब्लू चिप जैसी कंपनी है, वो भी ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में ही ऐसा होता है। दूसरा है कि जहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि एक सेल ऑफ अ बिजनेस वर्सेस सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब कि यहाँ पे अगर लेट से कोई बिजनेस है, जैसे हमने प्लांट की बात की, तो अगर लेट से कंपनी ने अपना एक प्लांट उठा के अगर बेच दिया तो वो उसका एक बिजनेस है, उसका एक पोर्शन है वो उन्होंने बेचा है। जबकि सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, अभी इसका मतलब क्या है कि कंपनी लेट से अगर कोई बिस्किट वगैरह बना रही है, तो अगर वो बिस्किट बना रही है तो वो बिस्किट का जो सेल होता है ना वो प्रोडक्ट में जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर किसी ने प्लांट बेचा है तो वो उसके रेवेन्यू में कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा क्या है कि कुछ भी तरह का अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह किया कि ताकि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो एक्सेलरेट हो जाए, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। फिर कुछ मिसलीडिंग क्लासिफिकेशन कर दिया, मतलब जिसका क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है ही नहीं, उसको भी उन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहीं ना कहीं एडजस्ट करके वहां पे दिखा दिया और अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक रास्ता भी क्या हो सकता है कि जहाँ पे लेट से अपना जो मेन कंपनी था वो कुछ लॉस दिखा रहा था या तो लॉस में था, बट अभी कंपनी ने क्या किया ना कि कुछ ऐसा कर दिया कि कुछ सर्टेन उसके जो बिजनेस सेगमेंट है उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी कोर बिजनेस के अंदर भले ही लॉस चल रहा है तो उन्होंने क्या किया कि उस लॉस को जो डिस्काउंटेड ऑपरेशन है, सॉरी जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है वहां पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो ये अगेन एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद और एक एंगल भी क्या हो सकता है कि जहाँ पे लेट्स से कंपनी ने अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो अगर वहां से अगर लेट्स से इंटरेस्ट इनकम आता है तो आप उसको टॉप लाइन में नहीं गिन सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि केस ऑफ बोस्टन चिकन, तो ये एक फ्रेंचाइजी स्टोर था और इसने कहीं कहीं पे अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करके रखा था, बट कंपनी ने जब वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब वो इंटरेस्ट इनकम आता था तो उसको उन्होंने गिना अपने रेवेन्यू के अंदर। तो अगेन ये एक रेड फ्लैग है, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला है कि इन्फ्लेटेड ऑपरेटिंग इनकम रिलेटेड टू सब्सिडरीज, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जहाँ पे अगर किसी कंपनी में बहुत सारी सब्सिडरीज है तो एक्चुअली में अकाउंटिंग का रूल ये कहता है कि आपको जो आपकी जो सब्सिडरी है उसका 100% रेवेन्यू आपको गिनना है और बाद में वो आपको जो अपना परसेंटेज है उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है ना कि जब भी आप सब्सिडरीज वगैरह देखते हो तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपना जो शेयर है वो 51% या तो 51% से ज़्यादा रखती है। तो यही एक मेजर रीज़न है। फिर है कि जहाँ पे ये चीज़ हमने पहले भी बात कर ली कि अगर कोई लॉस है तो या तो उसको अपने जॉइंट वेंचर में या तो और कहीं पे उसको डाल दो, ताकि जो खुद का जो कोर बिजनेस है, कोर जो या तो पेरेंट या तो होल्डिंग कंपनी है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा लगे।
तो ये सिर्फ बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर अगर नंबर 4 पे अगर हम जाएँ, तो यहाँ पे क्या है कि करंट एक्सपेंस जो हुआ है उसको बाद में मतलब उसको डेफर कर दो। अभी वो कैसे कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें उसका जो कैपिटलाइजिंग दी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अभी इसका मतलब क्या है? लेट्स से एओएल मतलब अमेरिका ऑनलाइन करके कंपनी थी। अभी वो एक इंटरनेट कंपनी थी, तो वो जनरली अपने मार्केटिंग वगैरह के ऊपर वो एक्सपेंस करती थी। इनिशियली जितना भी वो मार्केटिंग करती थी वो सारा का सारा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब उसको वो माइनस कर देती थी जब भी वो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनता था तब। बट उसको पता चला कि अभी ये जो अपना मोमेंटम है वो सही से नहीं चल रहा है, कंपनी जो है वो प्रॉफिट नहीं दिखा रही है एक्चुअली में। तब उन्होंने ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया कि एक नया एक सेगमेंट बनाया डीमैक करके, जिसका उन्होंने नाम दिया डेफर्ड मार्केटिंग एक्विजिशन कॉस्ट करके। इसका मतलब क्या है कि अभी कंपनी ने जो मार्केटिंग कॉस्ट जो उन्होंने स्पेंड करी है उसको एज एन एसेट वो बैलेंस शीट पे ऊपर डालने लगे। अभी इससे क्या हुआ कि जो कंपनी का जो एक्सपेंस था वो कम होता गया। अभी दूसरा चीज़ यहाँ पे ये भी हुआ कि जब उन्होंने एसेट पे डाला तो यहाँ पे पहले जब उन्होंने इनिशियली ये जो डिमैक करके जो चीज़ है वो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट पे दिखाई, तो उसका जो अमोर्टाइजेशन होना चाहिए वो था 12 मंथ्स का पीरियड था। फिर उन्होंने वो 12 मंथ का पीरियड को भी वो बढ़ा दिया था ताकि जो अपना जो ईपीएस है, अपना जो फाइनल प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिख सके। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको आपको तुरंत ही माइनस करना है। आप उसको अगर लेट से एसेट के तरह अगर आप दिखाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। फिर है कि जहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अनयूजुअल एसेट अकाउंट्स ऑन दी बैलेंस शीट, मतलब यहाँ पे बुक के अंदर एक केस स्टडी दिया है कि जहाँ पे कस्टमर और लेट से सप्लायर, तो कस्टमर ने क्या किया कि अपने सप्लायर के वहां कुछ पैसा जमा कर दिया और उसको एज अ एक रिजर्व या तो एक अलग टाइप का एक एसेट था, वहां पे वो बैलेंस शीट के ऊपर वो वहां पे दिखाने लगे थे। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एसेट कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था, जो एक रेड साइन है, रेड फ्लैग यहाँ पे हम बोल सकते हैं। फिर अगर कोई कंपनी अमोर्टाइजेशन बहुत ही स्लोली करती है तब भी वो एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब क्या है कि जिस लेट से कोई प्लांट है, अभी उसकी लाइफ है लेट से 5 ईयर्स की या तो 10 ईयर्स की। अगर कंपनी ऐसा डिसाइड करती है कि मुझे इसका अमोर्टाइजेशन ओवर 20 ईयर्स करना है, तो मतलब क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है, बॉटम लाइन है, वो आपको बड़ी दिखेगी बहुत सालों तक, क्योंकि आपका जो अमोर्टाइजेशन है वो कम हो गया। तो ये एक चीज जो है वो रेड फ्लैग है, जैसे हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर अभी क्या है कि आपको पता है मतलब एज अ कंपनी आपको जनरली पता रहता है कि ये जो अभी हमने सेल कर दिया है तो वहाँ से चांसेस बहुत ही कम है कि हमें पैसे जो है वो मिलेंगे, तो इसके लिए भी वो एक्सपेंस नहीं करते हैं। तो ये एक रेड फ्लैग है अगेन। मतलब आपको पता है कि ये डाउटफुल रिसीवेबल है, तो अभी हमें एज एन एक्सपेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस से हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, बट बहुत सारी कंपनीज जो है वो नहीं करती है। फिर बी कॉशियस व्हेन कंपनीज लैंड मनी टू देयर ओन कस्टमर, ये चीज भी हमने थोड़ा बहुत पहले देख लिया। मतलब अगर मैं बैंक्स और एनबीएफसी को अगर मैं कंसीडर ना करूं, तो अगर कोई कंपनी हाँ अपने खुद के कस्टमर को अगर वो पैसा लैंड कर रही है, अगेन और रेड फ्लैग, दूर रहना है ऐसी कंपनी से। फिर नंबर 5 कि यहाँ पे क्या है कि लॉस को या तो एक्सपेंसेस को हाइड करना है। कैसे करें आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, उसको आप रिकॉर्ड ही मत करो, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड ही मत करो ताकि आपको मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो स्टेटमेंट है वहां से आपको उसको सब्ट्रैक्ट ही ना करना पड़े। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एक पॉइंट क्या है, गेटिंग हेल्प फ्रॉम वेंडर्स। इसका मतलब क्या है आइए जानते हैं। लेट्स से कंपनी एक्स है और कंपनी वाई है। अभी कंपनी एक्स ने बोला कि कंपनी वाई से मैं 1 करोड़ का माल परचेस करूंगा। कंपनी वाई ने बोला ठीक है, तो आप मुझे 1 करोड़ दे दो। बट कंपनी एक्स क्या बोलती है, नहीं वो मैं आपको नेक्स्ट ईयर दूंगा, बट नेक्स्ट ईयर मैं आपको दूंगा 1.5 करोड़। ठीक है, उसने बोला ठीक है, तो आप ऐसा करो कि अभी मुझे 50 लाख अभी दे दो और 1 करोड़ जो है 1.5 करोड़ जो है वो मैं आपको नेक्स्ट ईयर दे दूंगा, ताकि हमारा हिसाब जो है वो बराबर हो जाए। अगर ये समझ में ना आया हो तो वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस देख लेना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 50 लाख आपने अभी रिसीव किए हैं अपने कंपनी वाई से, वो आप जो पिछले कोई अगर एक्सपेंसेस हुआ है तो वहां से आप उसको माइनस कर दोगे और 50 लाख से आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो ये ऐसी ऐसी ट्रिक्स जो है वो लोग प्ले करते हैं।
फिर जैसे यहाँ पे लिखा है कि लार्ज वेंडर क्रेडिट, तो ये भी एक रेड फ्लैग ही है। फिर क्या है कि एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड तो करो बट उसको बहुत ही कम दिखाओ। मतलब लेट्स से अगर आपने 100 रुपए का एक्सपेंस किया है बट कुछ ऐसे अजम्पशंस यूज करो ताकि वो 100 रुपए का एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ 20 या तो 30 रुपीज का लगे। ऐसे भी चांसेस होते हैं। फिर अगर नंबर 6 के ऊपर देखें कि करंट इनकम को लेटर पीरियड में शिफ्ट करना। अभी आप बोलोगे ऐसा तो क्यों करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये चीज ये भी समझनी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ कंपनीज, लेट्स से कोई सिक्लिकल कंपनीज है, तो वहां पे क्या होता है ना कि ऐसे ऐसी साइकिल्स में, लेट्स से पीक ऑफ द साइकिल, कि जहां पे एक साथ बहुत सारा रेवेन्यू और प्रॉफिट आपके पास आ जाता है बट उसके बाद आपको एक विजिबिलिटी नहीं रहती कि मुझे यहाँ से फ्यूचर में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट दिखेगा या तो रेवेन्यू दिखेगा। तो इसके लिए आप क्या करते हो, तो उसके लिए बहुत सारे वेज है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपने इस साल सडनली 100 रुपीज का रेवेन्यू कर लिया, जबकि आप हर साल सिर्फ 10-12 रुपए का रेवेन्यू करते हो, बट इस साल आपने सडनली 100 रुपीज का रेवेन्यू कर लिया, तो अब आप क्या करोगे कि उस 100 रुपीज को आप डिवाइड कर दोगे। भले ही इस साल आपका 100 रुपीज का रेवेन्यू हुआ है बट फिर भी आप उसको सिर्फ 10 या तो 12 या तो 15 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। बाकी का जो 85 है उसको आप डिवाइड कर दोगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ताकि अगर लेट से नेक्स्ट 5 ईयर में अगर आपको कुछ रेवेन्यू ना भी मिले, कंपेरेटिवली कम मिले, तो आप इसमें से आप उसको दिखा पाओ ताकि एक कंसिस्टेंट एक आपका जो कंपनी है वो एक कंसिस्टेंट लगे। अभी उसके लिए कौन कौन सी मेथड से आइए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि क्रिएटिंग रिजर्व एंड रिलीजिंग देम इनटू अ लेटर पीरियड। मतलब बहुत सारा इनकम आ गया, बहुत सारा प्रॉफिट आ गया, तो उसको आप एक रिजर्व बना दो और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हर साल हर क्वार्टर जरूरत पड़े वैसे वैसे वहां से कुछ कुछ अमाउंट उसको रिकॉर्ड करते जाओ, ताकि आपका जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंट लगे अपने शेयर होल्डर्स को। सेव फॉर और रेनी डे, अभी इसका मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी को मतलब कंटिन्यूअसली जो ऑर्डर्स है, जो रेवेन्यू है वो ना आए। ऐसा भी पॉसिबल है कि उसको डाउन साइकिल भी फेस करनी पड़ सकती है अगर वो डीप सिक्लिकल टाइप ऑफ कंपनी है तो ऐसे टाइम में वो क्या करता है ना कि सेव फॉर अ रेनी डे, मतलब कि ऐसे टाइम पे वो जो जैसे हमने ऊपर लिखा है कि वो कुछ रिजर्व क्रिएट करता है कि जब पीक ऑफ द साइकिल उसको कुछ अच्छा रेवेन्यू मिला हो, फिर जब जब मतलब लेट्स से डाउन साइकिल आती है तो ऐसे टाइम में वो रिजर्व से कुछ कुछ पैसे जो है वो रिकॉर्ड करने लगेगा। तो ऐसे टाइम में क्या होगा कि भले ही कंपनी एक्चुअली में नेगेटिव है या तो कुछ पैसा जो है वो नहीं कमा रही है, बट फिर भी जो उसने अर्लियर जो पैसा कमाया था जिसको उसने रिकॉर्ड नहीं किया था बट रिजर्व के अंदर डाला था, वहां से वो पैसा जो है वो अभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने लगेगा। फिर डिवाइड ऑन एक्सपेक्टेड गेन्स ओवर अ सेवरल ईयर, मतलब ये चीज जो है वो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया उसी का ही एक अलग फॉर्म है। फिर क्या है कि एक्विजिशन एंड रिजर्व, मतलब जब भी कोई कंपनी कुछ एक्वायर करती है किसी कंपनी को, तो ऐसे टाइम पे कुछ रिजर्व जो है ना वो क्रिएट होते हैं और प्लस जो कंपनी को वो एक्वायर कर रही है उसके भी जो कुछ रिजर्व है वो भी पेरेंट कंपनी के अंदर ऐड होते हैं। तो यहाँ पे ये एक चीज भी हमें याद रखनी है। और एक चीज भी क्या है इसके अंदर कि जहाँ पे जो टारगेट कंपनी है उसको पहले ही बोल दिया जाता है एक्विजिशन से पहले कि अभी आपको जो अपना जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड नहीं करना है। और वो क्या है कि वो रेवेन्यू अभी जो पेरेंट कंपनी है या तो जो होल्डिंग कंपनी उसकी होने वाली है वहां पे वो रिकॉर्ड होने लगते हैं। तो ये जनरली ये चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्लियरली मेंशन रहती है, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स ये एक जो है ना वो रेड फ्लैग है, तो इसको हमें केयरफुली कॉशियसली देखना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला है कि अभी का जो सेल्स हो रहा है उसको हम लेटर पीरियड में दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई कंपनी है, उसका इस साल का या तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर का टारगेट जो है वो हिट हो चुका है, जो गाइडेंस उन्होंने वॉल स्ट्रीट या तो अपने दलाल स्ट्रीट के एनालिस्ट को दिया था वो हिट हो चुका है ऑलरेडी, बट अभी भी इस क्वार्टर के अंदर 20-30 डेज बाकी है। तो ऐसे टाइम में कंपनी क्या करती है कि अभी जितने भी नए ऑर्डर्स आते हैं या तो जो नया सेल्स होता है उसको वो नेक्स्ट क्वार्टर का इनवॉइस वगैरह देने लगती है। ये एक चीज मतलब काइंड ऑफ रेड फ्लैग ही है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर अगर हम 7 नंबर मतलब फाइनल नंबर के ऊपर हम जाएं कि जहाँ पे कौन कौन से टाइप के मैनिपुलेशन हो सकते हैं, तो यहाँ पे दो तीन चीजें ही हमें मेनली तो देखनी है। टर्न अराउंड एंड लार्ज राइट ऑफ, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी के अंदर लेट से टर्न अराउंड हो रहा है
तो ऐसे टाइम में जो नया बंदा आया है, नया सीईओ या तो सीनियर एग्जीक्यूटिव अगर कोई आया है कंपनी को टर्न अराउंड करने के लिए, तो वो क्या करता है कि फ्यूचर के जितने भी एक्सपेंस पॉसिबिलिटी उसको लगती है, वो सारी की सारी वो इसी क्वार्टर में, इसी साल के अंदर वो उसको कंप्लीट कर देता है। भले ही वो नेसेसरी ना भी हो, तब भी वो ये सारी चीज़ें वो कर देता है, ताकि फ्यूचर में जब भी कुछ नया हो, या तो जब नया क्वार्टर आए, नया सेल्स, नया रेवेन्यू चालू हो, तो वो अच्छा लगे। तो ये एक चीज़ मतलब जो है ना, वो काइंड ऑफ रेड फ्लैग ही जिसको यहाँ पे ऑथर ने बोला है। और यहाँ पे बहुत सारी अलग चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इन्वेंट्री, अभी बहुत टाइम से कुछ इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है और सडनली आपको लगता है कि ये ऑब्सोलीट हो गई है, तो आपने उसको राइट ऑफ कर दिया। बट फ्यूचर में जब आपको पता चलेगा कि ये इन्वेंट्री जो थी उसको एक्चुअली में तब फ्यूचर में राइट ऑफ करना था, बट उसकी जगह पे आपने उसको अभी कर दिया है, तो आपके जो फ्यूचर के, ये तो नेक्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स है, वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे लगने लगेंगे। तो ये एक चीज़ हमें टर्न अराउंड्स के बारे में जानना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जैसे ही कंपनी में कोई रीस्ट्रक्चरिंग होता है, तो उसके बाद सडनली हमें अच्छे नंबर्स दिखने लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा डीपर एनालिसिस बुक के अंदर किया है, बट इतना डीप में, इतना एडवांस में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो हमने ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर जितने भी मैनिपुलेशन हो सकते थे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कहीं पे भी आपको किसी भी तरह का अगर कुछ कंफ्यूजन लगा है, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डालें। हम 100% ट्राई करेंगे कि हम वहाँ पे आपको रिप्लाई कर सके। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।